देखिए हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, ओम का नियम। ओम क्या बताते हैं? ओम यह बताते हैं कि किसी धातु चालक मेटल कंडक्टर अगर कोई है, उसके सिरे पर कुछ विभव होगा। हाँ, अगर इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिए आप तो कुछ विभव आ जाएगा। जी सर, प्लस माइनस कुछ। तो जो डेल्टा भी होगा, विभवांतर, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, वह इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, करंट जो धारा बह रही है, वो धारा के प्रोपोर्शनल होता है। ये जो डेल्टा भी होता है वो धारा के प्रोपोर्शनल होता है। या इसे ऐसे भी कहते हैं, डेल्टा भी को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, यह होता है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, भी प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे आप आर कहते हो, तो भी बराबर आर आई या भी बराबर आई आर पढ़ते हो। यही ओम का नियम है। या इसे ऐसे भी कह सकते हो, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात, आई का भाग कर दो तो भी बटे आई इक्वल टू आर। तो यही आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक, तो ये कहते हैं कि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात कांस्टेंट आता है। वही हमने यहाँ लिखा है कि ओम ने यह समझाया कि क्या लिखा है इन्होंने, अर्थात इन्होंने ये बताया कि जो विभवांतर होता है भी, अगर हम विभवांतर को मान लें और करंट जो फ्लो हो रही है उसे आई मान लें, तो यह क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट माने नियतांक होता है। इसका अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। यही तो बताया उन्होंने पूरी बात। जी सर। तो किसी चालक में बहने वाली धारा और उसके सिरों के विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? विभवांतर और धारा का अनुपात बराबर कांस्टेंट होता है। यह कहते हैं ओम। लेकिन ये सभी स्थानों पर नहीं वैलिड है, यह केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। ध्यान देने वाली बात यह है, ये केवल धातु चालकों के लिए सत्य है, चालकों के लिए सत्य है। ध्यान देना। हाँ, ये नहीं कि आप बिलियन विलियन में लगा देने ले, धातु चालक मेटल कंडक्टर के लिए सत्य है। ठीक, अब अगर आप भी और आई के बीच ग्राफ खींचिए कभी, भी और आई, ये भी मतलब विभवांतर और आई मतलब करंट, तो एक सीधी रेखा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सीधी रेखा ये बता रही है कि भी जैसे अगर आई बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, यही अनुक्रमानुपाती। ये बता रही है भी प्रोपोर्शनल टू आई या आई प्रोपोर्शनल टू भी, यही बता रहा है कि भी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यही अनुपात भी अपॉन आई बराबर कांस्टेंट, जिसे आप आर कहते हो। तो जो ये स्लोप है ये भी आर को ही रिप्रेजेंट करता है। ध्यान देना। हाँ, तो ये एक सीधी रेखा मिलती है, स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन मिलता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। तो इसके स्थान पे कांस्टेंट करते हैं तो v अपान आई बराबर कांस्टेंट r है, तो v बराबर इसी को आई आर आप कहते हो। जहाँ कौन क्या है सर? जहाँ r क्या है? r है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध आ गया भाई, विद्युत प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत प्रतिरोध। I क्या है? विद्युत धारा, विद्युत धारा। और V क्या है? चालक के सिरों का विभवांतर, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। ठीक है, अब हमें R को अच्छे से पढ़ना है। V बराबर आई आर तो हम पढ़ लिए, हमें R को अच्छे से पढ़ना है। विद्युत प्रतिरोध हेडिंग डालेंगे और वही समझेंगे। ठीक है, ये फार्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा, V बराबर आई आर। तो आइए हम पढ़ते हैं विद्युत प्रतिरोध। देखिए, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है। सीधी सी बात, किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है। विरोध ही गुण है, प्रतिरोध मतलब ही विरोध है, विरोध करता है। समझ रहे हैं? किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, वही प्रतिरोध है। इसे R से, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। यह चालक तार का गुण है, ध्यान देना, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या है? इसका
मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, साइंटिस्ट ओम के नाम पर। इसका मात्रक है ओम, इसका मात्रक ओम है, ओम, और दिखाते इस तरह से हैं, ठीक है, ओमेगा, इसे पढ़ते हैं ओमेगा, ओम दिखाते इससे हैं, ओम है, क्लियर। ओम दिखाने के लिए इस तरह से सिंबल बना देंगे, इसका मात्रक ओम है। और अभी अभी आपने देखा ये R बराबर V बटे I होता है लेकिन ये सामान्यतः ओम के नियम से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन R किस बात पे निर्भर करता है? विद्युत प्रतिरोध R बराबर m अपान n ई स्क्वायर टाउ L अपान A होता है। अभी आगे हम बताएंगे, समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये सर आया कहाँ से, अभी हम समझा देते हैं, ठीक है, समझा दे रहे हैं फिर मिटा देंगे इसे, घबराना मत कहाँ से आया। तो जब आप अभी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे कि अनुगमन वेग के लिए, तो ये देख रहे होंगे कोई चालक है और चालक में अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से लगी थी, हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगी थी तो चालक इधर, फोर्स लग रहा था चालक पे इधर। तो बताइए अनुगमन वेग Vd का मान तो निकाल सकते हैं? हाँ सर, Vd का मान निकालो यहाँ से। कैसे निकलेगा? जो V बराबर U प्लस AT आप पढ़ते हो, तो ये बताओ जब इसको बैटरी से नहीं जोड़े थे प्रारंभिक वेग कुल मिलाकर क्या था सर? 0 था, तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया, लेकिन बैटरी से जोड़ने के बाद एक वेग आया था जिसको हम Vd कह रहे थे, हाँ, तो ये 0 हटाओ। अब A का मान रख दो, और T क्या हो गया यहाँ? श्रांतिकाल। T क्या हो गया? श्रांतिकाल, टाउ। अच्छा, A का वैल्यू रख दो, कैसे रखोगे? चलो रखते हैं। यह बराबर क्या होता है सर? QE, जो फोर्स लग रहा है वो QE के बराबर होता है। जी, Q का मान, इलेक्ट्रॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन हो गए 22 साहब, E हो गया, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। और F का मान क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू A, तो A बराबर क्या हो जाएगा? E अपान M, उठा के यहाँ रख दो, तो E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ। कोई दिक्कत? Vd का मान आ गया। अब अगर Vd का मान आ गया तो अभी अभी I बराबर आप बीना पढ़े थे, हाँ सर, वीना, I बराबर वीना, तो Vd का मान रखिए। सर कहाँ रखवा रहे हैं? अरे चुपचाप रखो भाई, ठीक है, E अपान M, ठीक है, और क्या था? टाउ Vd के स्थान पर रख दिए, इंटू EN A, इतना आया, कर लो हल इसे, तो क्या हो जाएगा? N ई स्क्वायर A टाउ, देख लो सब, बाद में मत कहना कहाँ से आया, अपान M I बराबर, बोलो इतना लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं सर, कहो तो लिख ही सकते हैं, ठीक। अब क्या होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ से, जो यहाँ से आप चाहो एक फार्मूला और रख सकते हो सर, और फार्मूला क्या रख सकते हैं? जो E बराबर होता है वो V अपान L होता है, E बराबर V अपान L, तो V अपान L रखोगे तो I बराबर N ई स्क्वायर A टाउ V अपान L अपान M। अब यहाँ से V का वैल्यू ज़रा निकालो, V का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा V, ये आ जाएगा, देखो M L I अपान N ई स्क्वायर A टाउ। अब इतना जो मान है वही ओम का ओरिजिनल नियम यही है, ओम का जो नियम था वो ओल्ड वाला यही है, यही से निकाले थे। V एक कांस्टेंट होता है, यही R के बराबर होता है, यही तो V प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से अगर एक कांस्टेंट हो जाए तो यही V प्रोपोर्शनल टू I पढ़ते हो, और R का वैल्यू यही है जो मैं यहाँ लिखा हूँ। देखो तुलना करो, R बराबर देखो L अपान A, L अपान A कर लो, ठीक है, देख लो वही तो है, L अपान A M N ई स्क्वायर टाउ, देख लो सीधा सीधा यही R का वैल्यू है कि नहीं? देख लो R का वैल्यू है, हाँ सर, तो यही तो कह रहा हूँ, कहाँ से आता है समझ लो फालतू में। ये बोर्ड में जब इंटर में पढ़े होगे तो प्रूफ किया गया होगा, अब हम जल्दी जल्दी समझा दिए, यही 1.5 घंटे में प्रूफ किया जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत आया तो ठीक है, अगर पढ़े होंगे इंटर में तो आ गया होगा, नहीं चुपचाप समझ लो यही फार्मूला है, काम की बात है, ठीक है। आप यहाँ ओरिजिनल फार्मूला है, हटाएं अब इसे हटा दे रहे हैं, आपको लिखना पढ़ना होगा, समझ लीजिएगा, बीना से काम हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, हमारा काम क्या है, हम आगे जो समझा रहे हैं, जो आपको पढ़ना है। ये सब कहाँ से आया उससे मतलब नहीं है, फिर भी हम समझाने का प्रयास किए कि आपको पता चले ये आया कहाँ से। तो R बराबर ये सूत्र ओरिजिनल होता है। अब यहाँ ये पूरा देखो, जितना ये बवाल दिख रहा है, इसी को कहते हो रो। इसी को क्या कहते हो सर? रो। ये पूरा बवाल को क्या कहते हो? रो। तो आप ये पढ़ लेते हो R बराबर रो यल अपान ए। यही तो पढ़ते हो मेरे भाई, ये सूत्र पढ़ते हो। जहाँ रो क्या है सर? रो है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध किसका? चालक के पदार्थ का। विशिष्ट प्रतिरोध किसका? चालक के पदार्थ का। चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। और यल क्या है? यल है चालक की लंबाई। ये सर क्या है? चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, बात समझने का प्रयास करना। ये हो गया। आर क्या है? प्रतिरोध है, जानते ही हैं। अब यहाँ से रो का वैल्यू भी आपको क्लियर हो जाएगा। सर रो का वैल्यू क्या आ जाएगा? रो जरा समझिए। विशिष्ट प्रतिरोध, बहुत ज़रूरी बात है, अगर मन से देख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या आ जाएगा फार्मूला? सर यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, बस यही है ना? हाँ सर। क्या देखो, विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई पे निर्भर करता है? नहीं, ये चालक है, चालक की लंबाई पे और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे नहीं निर्भर करता। ये चालक की लेंथ है और ये क्या है? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस पर कोई मतलब नहीं है, रो इस पर नहीं निर्भर करता, बस पदार्थ पे निर्भर करता है। रो पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, और एक चीज़ पर निर्भर करता है। किस पर? ताप पर। ध्यान देना, ताप पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। रो विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे एक और नाम से जानते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति और ताप पर। अभी समझाऊंगा कैसे, रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, टेंशन ना लो। अब इसका मात्रक क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का? तो मात्रक भी लिख देते हैं। का मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध का, रो का मात्रक। रो का मात्रक क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा? देखो इधर से, रो बराबर आर ए अपान यल हो जाएगा। तो आर का ओम और एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर एक कट जाएगा, ओम मीटर हो गया। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर, या ऐसे दिखाते हैं ओम मीटर, ठीक। अच्छा, अब इसे बनाओ, फिर हम आपको इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, ध्यान दीजिएगा। अभी भागने का प्रयास न करिए, नहीं तो आप जानिए आपका काम। देखिए, विद्युत प्रतिरोध R बराबर यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ यल अपान ए होता है। हाँ सर। और रो बराबर यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ होता है, अर्थात इसी के स्थान पे रो आ जाता है। अब ये निर्भर किस बात पे करता है, यही तो आपको हमें बताना था कि R किस पर निर्भर करता है। तो विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता कहाँ है? की निर्भरता, तो मज़ेदार बात है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो जो फार्मूला में है देख लीजिए, आर यल के साथ कैसा, ये देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यम क्या है, कौन क्या है पता है कि नहीं? यहाँ कौन क्या है पता है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, जो यहाँ लिखूँगा वही यहाँ है। तो यम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, फिक्स है कि नहीं? सर फिक्स है, 1.6 × 10⁻⁻⁹
कूलाम फिक्स है। मास भी क्लियर है 9.1 इंटू 10⁻31। अब ई और एम फिक्स है, ई और एम नहीं बदल सकता। ध्यान देना, ये रो कांस्टेंट नहीं होता, विशिष्ट प्रतिरोध कांस्टेंट नहीं होता, ये मटेरियल पे निर्भर करता है और टेम्परेचर दोनों पर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी रो का वैल्यू प्रभावित होगा और मटेरियल चेंज करोगे तभी रो का वैल्यू प्रभावित होगा। अभी हम दिखा रहे हैं कैसे। केवल कांस्टेंट दो चीज़ें हैं, मास और इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट होंगे। यन क्या है? यन है नंबर ऑफ, कई बार बता दिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ? पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है। तो आप जानते हैं इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन न के बराबर होते हैं सामान्य ताप पर, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओ तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। अच्छा, बहुत अच्छा, समझ गए होंगे आप। अच्छा, और टी क्या है? श्रांतिकाल है। टी क्या है? टी टाउ, टाउ है, टाउ क्या है? श्रांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम, श्रांतिकाल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहे हैं, हिंदी में लिखे हैं 1 मीटर क्यूब में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लेना, लिखना हो तो। और कोई तो बचा नहीं? हाँ सर, और कोई तो नहीं बचा, ठीक है। एन ई एम चारे तो हैं, 4 हो गए। रो विशिष्ट प्रतिरोध वही चीज़ यहाँ भी है, तो हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। यल क्या है? यल चालक की लंबाई है। यल क्या है भाई? चालक की लंबाई है। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, यही एरिया है। बाकी सबके बारे में मैं बता दिया हूँ। तो अब कैसे संबंध है देख लो। जिंदगी में सबसे ज़्यादा कांस्टेंट कौन रहा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सर, ये कांस्टेंट है। और ये दोनों तो कांस्टेंट होना ही होना है। ये दोनों क्या है? कांस्टेंट हैं। ये दोनों कांस्टेंट होंगे। बाकी बदलेंगे क्या? हाँ, बाकी बदल जाएंगे, इसलिए धैर्य रखिएगा। तो ये इस पर तो कोई बात नहीं करेंगे। बाकी आर किसके प्रोपोर्शनल है? आर यल के प्रोपोर्शनल है। लंबाई बढ़ेगी तो ये आर बढ़ेगा, मतलब क्लियर? हाँ, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? एरिया के। एरिया बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा। अच्छा, आगे देखो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो आर का मान कम होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ विद्युत प्रतिरोध कम होगा। चालक का विद्युत प्रतिरोध कम होता है क्योंकि चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध ज़्यादा होता है क्योंकि इंसुलेटर में विद्युत फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बात समझ में आ रहा है? सेमीकंडक्टर की बात हम आगे करेंगे, अर्धचालक की, टेंशन ना लो। टाउ क्या है? श्रांतिकाल, उसके साथ भी इसका टाइमिंग है। आर प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती टाउ। सर इससे कैसे संबंध है? ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ने पर, ताप अगर बढ़ा दिए आप तो बताइए टी का वैल्यू क्या होगा? टक्कर जल्दी जल्दी होने लगेगा तो टी का रेट घटेगा। तो ताप बढ़ने पर जो टाउ है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। टाइम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और टाइम डिक्रीज करेगा तो आर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो आर इंक्रीज करेगा। बात समझ रहे हैं? ये है ताप का। और चालक के लिए आर कम होगा, इंसुलेटर के लिए आर ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आर प्रतिरोध पे जो विद्युत प्रतिरोध है किस तरह से निर्भर करता है, ये बात समझिए। और ठीक वही यहाँ चीज़ है कि यम से कोई मतलब नहीं, ई से कोई मतलब नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो रो क्या करता है ये देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों एक साथ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको समझ में आए। विशिष्ट प्रतिरोध जो है रो जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है? सर रो व्युत्क्रमानुपाती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और दूसरी बात ये भी वही है, श्रांतिकाल किस पर डिपेंड करता है? टाइम, ये टी पर, टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये टाइम है, लड़ने का टाइम, टक्कर का टाइम है, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय। तो ताप बढ़ाओगे टक्कर जल्दी जल्दी होगा। इसका मतलब एक बात तो तय है कि ताप, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टाउ क्या होगा? सर डिक्रीज हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा टक्कर का? समय कम लगेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टक्कर जल्दी जल्दी होगा।
तो टाइम घट गया ना उनके बीच का, रिलैक्सेशन टाइम, आराम करने का समय। हाँ सर, अगर टाउ डिक्रीज करेगा तो रो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अर्थात किसी भी पदार्थ का केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता विशिष्ट प्रतिरोध, कि चालक है तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, यही ना, चालक होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 1 मीटर क्यूब में ज़्यादा तो विशिष्ट प्रतिरोध कम, उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, विशिष्ट प्रतिरोध कम। केवल इसी पे लोग डिपेंड मानते हैं, लेकिन नहीं, ताप पर भी डिपेंड करता है। जैसे ताप ज़्यादा करोगे तो टाउ घट जाएगा, और टाउ घट जाएगा तो रो बढ़ जाएगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो गर्म करने पर इसीलिए चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। समझ में आया बात? यहाँ क्या बताता है, लंबाई बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ेगा। यहाँ क्या बताता है, एरिया बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। यहाँ क्या कहता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। यहाँ क्या कहता है, टाउ ज़्यादा होगा तो आर कम होगा, टाउ कम होगा तो आर ज़्यादा होगा। टाउ कम कैसे होगा, जब ताप बढ़ाओगे तो टाउ डिक्रीज कर जाएगा, दो टक्कर के बीच का जो समय है वो कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी टक्कर होगा, मतलब समझ गए होंगे। तो आर बढ़ जाएगा, ये कम होगा तो आर बढ़ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है। सेम बात इसी से है। बात समझ में आया? हाँ सर, एकदम समझ में आया। तो कितनी बातों पे निर्भर करता है, समझ में आ गया? हाँ, जरा इसे हटाएंगे, समेटेंगे, फिर हम आगे और बात करें। फार्मूला तो क्लियर हो ही गया होगा। फार्मूला तो आप जान ही गए, आर बराबर रो एल अपान ए। ठीक है, सीधा सीधा अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एंड आर इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू रो। रो बढ़े ज़्यादा होगा तो आर ज़्यादा होगा, रो कम होगा तो आर कम। रो इधर डिपेंड कर रहा है, काम खत्म। इधर बवाल ना करके डायरेक्ट रो पे आ जाओ। रो किस पर डिपेंड करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पे और टाउ पर। ठीक, अब चालक और अर्धचालक में क्या होता है मैं वो समझाने चल रहा हूँ, जरा आप इसे स्क्रीनशॉट बना लीजिए। कंडक्टर और अर्धचालक में रेजिस्टेंस और विशिष्ट प्रतिरोध कैसे वेरी करता है, ध्यान दीजिए। ताप बढ़ाने पर, किसमें, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, कहाँ, कंडक्टर में। ये सवाल आता है ना, ताप बढ़ाने पर क्या होगा। देखो, ताप बढ़ाओगे किसी चालक में, इस कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन है, बोलो। हाँ सर, अगर ताप बढ़ाओगे तो टक्कर इनका जल्दी जल्दी होगा। जब टक्कर जल्दी जल्दी होगा तो जो श्रांतिकाल है, श्रांतिकाल क्या होता है बताया ना, तो कि दो टक्करों के बीच का समय। श्रांतिकाल क्या है, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय। अब ये बताओ, अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे तो टक्कर जल्दी जल्दी होगा, जब जल्दी जल्दी होगा तो समय कम लगेगा। हाँ सर, समय कम लगेगा, इसके बाद ताप बढ़ाने पर टाउ कम हो जाएगा, श्रांतिकाल कम हो जाएगा, और श्रांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है आर। आर क्या होता है, 1/टाउ होता है, श्रांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टाउ घटेगा तो आर बढ़ेगा, अतः आर बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, आर बढ़ता है। ठीक यही चीज़ किसके साथ होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध भी यही कहानी है। चालक के लिए टाउ घटेगा, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि टाउ क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर टाउ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज कर जाएगा तो रो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध दोनों ही ताप बढ़ाने पर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। किसी चालक का, तो किसी चालक का चाहे प्रतिरोध हो चाहे विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों ही टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बढ़ जाते हैं। बातें समझ में आया? ये चालक के लिए है, लेकिन अर्धचालक के लिए ऐसा नहीं है। अर्धचालक के लिए अलग केस है। अर्धचालक में जो रो बराबर m/n(e²) टाउ होता है सूत्र, तो ध्यान दो, ई से तो और यम से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन रो व्युत्क्रमानुपाती है n × टाउ के। समझ रहे हैं? तो जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक सामान्य ताप पर इनके फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती या बहुत कम होती है, लेकिन जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो n बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर अर्धचालक
में टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 1 मीटर क्यूब में, अर्थात 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से है नहीं, तो जब ताप बढ़ाते हो तो जो एटम है उन्हें छोड़ छोड़ के फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। मतलब ताप बढ़ाने पर n बढ़ता है और T घटता है, टक्कर होने लगती है। हाँ सर, तो यहाँ ताप बढ़ाने पर n तो बढ़ता है, लेकिन टाउ घटता है। लेकिन n इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, n डोमिनेट कर देता है टाउ को। जो टाउ का असर होता है, टाउ कम होता है, जो टाउ का टाइमिंग जो कम होता है, इससे रो बढ़ना चाहिए था, लेकिन n की संख्या बढ़ जाने से रो घट जाता है। समझ रहे हैं? हाँ, तो अर्धचालक के केस में n बढ़ने से अर्धचालक में टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर n बढ़ने के कारण रो घट जाता है। समझ रहे हैं? अतः R भी घट जाएगा। जब रो घट जाएगा तो R भी घट जाएगा, सीधी सी बात है। फार्मूले में भी है कि R बराबर रो L अपॉन A, तो रो अगर घट रहा है तो R भी घट जाएगा। समझ रहे हैं? तो अर्धचालक में क्या प्रॉब्लम होती है, समझ में आया? श्रांतिकाल तो टेम्परेचर बढ़ने पर कम होता है, रो बढ़ना चाहिए, लेकिन n बढ़ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो रो कम हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो रो कम हो जाएगा। समझ में आ गया? और रो कम हो जाएगा तो R भी कम हो जाएगा। देखो, चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है सर? बढ़ जाता है। सीधी सी बात, बढ़ जाता है। एग्जाम में आएगा तो समझ लीजिए, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। काम की बात है, कैसे होता है सब मलबा हम समझा दिए हैं। हाँ, अर्धचालक में सर, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। प्रतिरोध मतलब R और रो घट जाता है। ठीक है, ये आपके परीक्षा की बात रही। ठीक, हमने प्रयास किया समझाने का। अगर एक बार नहीं समझ में आया, आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा पक्का। यदि किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो ये जो नया प्रतिरोध आया, वह नया प्रतिरोध क्या होगा सर? R डैश बराबर n स्क्वायर R हो जाएगा। सर कैसे? तो हम बता देते हैं, टेंशन ना लो। देखिए कैसे हुआ उसे देख लो। कोई चालक तार है, ठीक है, इसकी लेंथ L है, ठीक, विड्थ क्रॉस सेक्शन एरिया A है। बात समझो। इसका आयतन क्या होगा सर? आयतन तो मास अगर कांस्टेंट है तो आयतन V बराबर एरिया इंटू लेंथ होगा। सही बात है, एकदम सही। लेकिन अब कह रहे हो खींच के लंबाई बढ़ा दो,
तो लंबाई बढ़ाओगे तरवई पतला हो जाता है, ध्यान से देखोगे। अब लंबाई क्या कर दिए सर, यल डैश जो आया वो एन यल कर दिए, मतलब नया लंबाई एन यल के बराबर खींच कर दिए। हाँ, एरिया पता नहीं क्या आया, अब एरिया अपने को पता नहीं है, मान लो ए डैश हो गया नया, तो आयतन तो वही रहेगा मास कांस्टेंट है, आयतन तो वही रहेगा। हाँ सर, तो इसका मतलब पहले आयतन ए इंटू यल था और अब आयतन क्या हुआ सर, ए डैश इंटू यल डैश हुआ। हाँ, तो वैल्यू रखो ए इंटू यल बराबर ए डैश इंटू यल डैश का मान एन यल, देख लो तो यल यल से कट गया, इसका मतलब ए डैश बराबर ए बाई एन, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई एन। इसका मतलब जब भी तार को आप खींच कर लंबाई बढ़ाओगे एन गुना तो एरिया एन गुना कम हो जाएगा, सीधी सी बात। अब आराम से हम बता सकते हैं कि यदि किसी चालक तार की लंबाई यल है पहले और खींच के आप एरिया ए है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर बराबर रो यल अपान ए, यही होगा। समीकरण 1 यही है सर, बढ़िया है। अब आप क्या कर रहे हो, खींच के इसकी लंबाई एन गुना कर दे रहे हो, खींच के जब लंबाई इसकी एन गुना कर दे रहे हो, एन यल हो गया, यल डैश बराबर क्या आ गया, एन यल आ गया। तो अब एरिया भी आपको क्लियर हो गया होगा, कितना होगा सर, एरिया ए बाई एन हो गया होगा, जो ए डैश एरिया नया वाला आएगा वो ए बाई एन हो जाएगा। हाँ सर, बढ़िया है, सही बात। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो यल डैश अपान ए डैश, वैल्यू रख दो काम हो जाएगा। वैल्यू रखो, रो यल डैश का मान सर एन यल अपान ए डैश का मान सर ए बाई एन, एन ऊपर चला जाएगा, रो एन स्क्वायर यल अपान ए, या इसे ऐसे लिख सकते हो एन स्क्वायर रो यल अपान ए, और रो यल अपान ए का मान ऊपर लिखे हो आर। इसका मतलब जो आर डैश आया वो एन स्क्वायर आर आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सीधा सीधा कह लेते हैं, यदि किसी चालक तार की लंबाई खींच कर एन गुनी कर दी जाए तो नया वाला प्रतिरोध जो आएगा वो एन स्क्वायर आर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? और अगर दोहर दी जाए ऐसे तो वही लंबाई अगर कम हो जाएगी तो एरिया मोटा हो जाएगा, तार मोटा हो जाएगा। ठीक, तो उसे भी निकाल सकते हैं। तो इस पर सवाल कभी कभी आता है कि लंबाई 10 गुनी कर दी जाए, लंबाई 5 गुनी कर दी जाए, प्रतिरोध 25 गुना हो जाएगा। कह दिया किसी चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि लंबाई 5 गुनी बढ़ा दी जाए खींच के तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, पहले 5 ओम था, लंबाई 5 गुनी कर दी गई, 5 × 25 पंचे 125 ओम हो गया, उत्तर खत्म, बात सिंपल। हाँ, तो बना लीजिए, किसी चालक तार की लंबाई 1/n गुना कर दिया जाए, ऐसा भी सवाल होगा, तो नया रेजिस्टेंस, तो नया प्रतिरोध, जो नया प्रतिरोध होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा सर, प्रतिरोध ठीक उसी तरह से आर डैश बराबर, जब n गुना किए थे तो एन स्क्वायर आर हुआ था, 1/n गुना करेंगे तो 1/n स्क्वायर आर हो जाएगा, यही तो। हाँ सर, क्या दिक्कत है? तो आर 1/n स्क्वायर का मतलब एन स्क्वायर। बताओ ये भी क्या बताने वाली बात है, बताओ भाई, n गुना किए थे तो एन स्क्वायर आर, 1/n गुना तो जो ये है उसी का स्क्वायर, तो एन r/n स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सवाल ये आता है कि मान लो त्रिज्या आपको n गुना कर दिया जाए, तो त्रिज्या क्या है, इधर देखो त्रिज्या क्या है। तो यहाँ ये चीज़ है, चालक, यही चालक था। हाँ सर, ये लंबाई थी, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, और यही क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। यदि लंबाई में कोई परिवर्तन न करें और केवल रेडियस में परिवर्तन कर दें, मोटाई में, अर्थात दूसरा ले लेंगे, दूसरा कोई तार ले लेंगे, तो आपका लंबाई में नहीं परिवर्तन कर रहे हैं, केवल रेडियस में, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आर भी उत्क्रमानुपाती ये होता है। तो आर भी उत्क्रमानुपाती पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सीधा सीधा। तो क्या हो जाएगा, आर डैश अपान आर, कांस्टेंट हटा दो, बराबर R1 क्या, आर अपान उल्टा ना आर डैश का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। फिर चाहे लंबाई आपका कुछ करे, चौड़ाई कुछ करे, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना गुना करें, इसी फार्मूले से रख के लगा सकते हैं। अगर लेंथ ना बदले तो ध्यान देना, लेंथ बदलेगा तो लेंथ भी वेरी करेगा, अगर लेंथ नहीं बदला तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती दिख ही रहा है, R प्रोपोर्शनल टू R, जहाँ R त्रिज्या है तो R डैश ऊपर, तो उसका R डैश नीचे,
और आर यहाँ, तो आर यहाँ होल स्क्वायर है, पाई कांस्टेंट उड़ा दिए। तो चाहे एन गुना कहे चाहे जितना कहे आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई आर डैश एन गुना हो गया, मान लो आर डैश एन गुना हो गया, तो आर डैश वहाँ एन गुना रखो। फार्मूले में रटना नहीं है जी, फार्मूला खुद बना लेना है। आर डैश अपान आर, त्रिज्या क्या हुआ एन गुना, तो आर अपान एन आर का होल स्क्वायर, आर आर कट गया तो आ गया आर डैश बराबर आर बटे एन स्क्वायर। सही है कि नहीं। अब मान लो आर डैश 1 बटे एन गुना हो गया, तो आर बटे एन का होल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर आर हो जाएगा। तो ये सब याद नहीं करना है, ये सब समय के साथ बन जाएंगे फार्मूला अपने आप केवल ये फार्मूला पता रहेगा कि लंबाई नहीं बढ़ेगा तो आर व्युत्क्रमानुपाती एरिया हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है और आर रेडियस है, तो खोल देंगे इसे, व्युत्क्रमानुपाती खोलना आता ही है, चाहे जैसा सवाल रहे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूँ मेरी बातें आज समझ में आई होंगी। ठीक, अब हम अगली क्लास में आपको और बातें इस पर और सवाल समझाएंगे, करेंगे। ठीक, धन्यवाद।